गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्यूडो फोर्स के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। और आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ना, तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। तो देखिए हम कल पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने बात किया था कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा है, ठीक है, उसके पास स्पीड कितना है स्टूडेंट्स, v है, और रेडियस कितना है, r है। तो हम इसमें क्या कर रहे थे कि हम इस वाले केस में ऑब्जर्वर को ही क्या बना देंगे, नॉन इनर्शियल बना देंगे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस पर सेंटर की तरफ लगने वाला था, अब उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा बाहर की तरफ, दैट इज mv²/r। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता था, दैट इज mv²/r हो जाता था, है ना। अब देखिए कैसे इसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ये स्ट्रिंग है, 1 2 3 स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। एक ब्लॉक है m1 मास का, ये ब्लॉक है m2 मास का, और ये ब्लॉक क्या है, m3 मास का, ठीक है। तीनों ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है और ये पूरा सेटअप जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। पूरा सेटअप किस पे प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे प्लेस्ड है। तो देखिए क्या होगा इसमें। अब अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। ये वाला पार्टिकल भी क्या स्टूडेंट्स, ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। ये वाला पार्टिकल भी क्या हो रहा होगा, ओमेगा से रोटेट हो रहा है। मान लेते हैं इसका रेडियस r1 का, m1 पार्टिकल का क्या है, r1 है, इसके बाद रोटेट हो रहा है। यहाँ से इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, r2 है, और यहाँ से इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, वो है r3, ठीक है। और देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम यूज़ इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस पर एक टेंशन लग रहा होगा इधर T1, इस पर टेंशन लग रहा होगा T2, और इस पर टेंशन क्या लग रहा होगा स्टूडेंट्स T3। अगर T3 इधर है तो पूरी थ्रेड है, उसमें टेंशन सेम होगा T3। इधर टेंशन क्या होगा T2, और इधर भी टेंशन क्या होगा T1, ठीक है। अब इस ब्लॉक को देखते हैं। ये जो ब्लॉक है m1 मास का, इस पे एक तो लग रहा है T1 इधर, T2 लग रहा है इस पे इधर, ठीक है। और कितने से रोटेट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। रेडियस कितना है स्टूडेंट्स इसका, रेडियस इस जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, कितना है रेडियस इसका, r1। तो हम ये इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर को यहीं पे बिठा देते हैं। अगर ऑब्जर्वर को हमने यहीं बिठा दिया तो ये ऑब्जेक्ट हमें किस पे दिखेगा स्टूडेंट्स, रेस्ट पे दिखेगा। इसके सामने हमेशा किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। बट अब उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा होता, अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लग रहा होता था। बट अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग जाएगा, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस केस में ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो अगर हम नेट फोर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में मास एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे हम स्टूडेंट्स, 0 ले लेंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक फोर्स देखिए इधर लग रहा है लेफ्ट में, और 2 फोर्स क्या लग रहे हैं, राइट में लग रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, T1 इक्वल टू T2 प्लस Fg। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, T2 प्लस क्या होगा, mr1 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ये हमने वैल्यू लिख दिया। क्लियर है? देख कितना आसान हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन को लिखना, ठीक है। इसी तरह मैं ब्लॉक किसकी बात करूँगा, m2 ब्लॉक की बात करूँगा। तो m2 ब्लॉक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स इसका, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, डिस्टेंस कितना है इसका, r2, ठीक है। इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज T2। बाहर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, T3। ऑब्जर्वर को हमने यहीं बिठा दिया, क्या बना दिया हमने इसको, नॉन इनर्शियल बना दिया। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा Fg, ठीक है। और Fg का वैल्यू किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स इस केस में,
एफ जी का वैल्यू हो जाएगा एम, रेडियस लेंगे इसमें कितना r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, सेम ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन इक्वल टू स्टूडेंट्स T2 इक्वल टू इधर कितना लग रहा है T3 प्लस एफ जी, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 प्लस एफ जी का वैल्यू कितना है mr2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है। उसके बाद तीसरे पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, इसका डिस्टेंस है इसका r3, यहाँ एक टेंशन लग रहा है इस पर T3, ठीक है, बाहर एक क्या लग जाएगा, ऑब्जर्वर को हमने यहीं बिठा दिया तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा दैट इज एफ जी, और इसके वाले केस में एफ जी का वैल्यू क्या होगा m3, सॉरी इसमें m2 होगा, उसमें m1 होगा, ठीक है, तो m3 इंटू r3 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, रेस्ट पे है ये, इसका मतलब T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, T3 का वैल्यू आ गया। तो T1 T2 और T3 का वैल्यू हमने विद द हेल्प ऑफ क्या निकाल लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे देखिए हमने पढ़ा था ना एक बार वेरिएशन ऑफ नॉर्मल, है ना, वेरिएशन ऑफ नॉर्मल पढ़ा था, एक इस सरफेस पे था, एक कॉनकेव पे था और एक इस तरफ से था, है ना, ब्लॉक थे, इनकी वेलोसिटी भी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी थी, एम मास का ब्लॉक था और ये एम मास का ब्लॉक था, इस पे वेलोसिटी कितनी थी, भी थी, इस पे नॉर्मल स्टूडेंट्स अपवर्ड लगा था, ये केस हमने ए लिया था, इसको बी लिया था और इसको सी लिया था, ये नॉर्मल हमने एन बी लिख लिया, ये नॉर्मल हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स एन सी लिख लिया और ये नॉर्मल हमने एन ए लिख दिया, ठीक है। तो उस केस में देखिए डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, एम जी लग रहा है, तो क्या होगा एन ए बराबर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर फोर्स की हम बात ही नहीं करेंगे, ना सेंटीफिकल फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि क्या है स्ट्रेट लाइन में मोशन है। अब ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है, अब देखिए बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हमने ऑब्जर्वर को यहीं बिठा दिया तो सेंटीमीटर फोर्स पहले सेंटर की तरफ लग रहा था, अब किधर लगने लग जाएगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड लगने लग जाएगा, दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स एम जी लग रहा है, तो इस केस में नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए अब ये रेस्ट पे आ चुका है, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी एन वी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, समझ में आ रहा है। उसके बाद इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में सेंटीपिटल फोर्स किधर लगता है डाउनवर्ड, सेंटर की तरफ लगेगा क्योंकि सेंटर तो इधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स इधर एम बी स्क्वायर बाय आर, डाउनवर्ड का लगेगा स्टूडेंट्स एम जी, तो क्या हो जाएगा एन सी प्लस क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, तो एन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। देखिए बहुत आसान होता है, अगर हम ऑब्जर्वर को क्या बना देते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बना देंगे तो हम इक्वेशन बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये वेरिएशन समझ में आ गए नॉर्मल्स के, नोट कर लीजिए इनको। देखो स्यूडो फोर्स भी हमने पढ़ा था कल, स्यूडो फोर्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स पे देखो हमने क्या पढ़ा था, है ना, एफ पी इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने वेक्टर फॉर्म में माइनस एम इंटू ए, ठीक है। एफ पी स्यूडो फोर्स होता है, मास ऑब्जेक्ट का होता है, एक्सेलरेशन किसका लेते हैं हम
ऑब्जर्वर का लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एलिवेटर है, उसमें एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है हमने, ठीक है। ये एलिवेटर है, ए एक्सेलरेशन से स्टूडेंट्स ऊपर जा रहा है। इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? एल है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल कितना है इसका? थीटा है। लिफ्ट के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख रखा है टॉप पे, और हमें ये निकालना है फाइंड टाइम टू रीच द ब्लॉक एट बॉटम। बॉटम पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सूडो फोर्स लगाएंगे। देखिए जैसे ये ब्लॉक हमने बनाया, ब्लॉक यहाँ पे था, ब्लॉक का मास कितना था स्टूडेंट्स? तो देखिए ये अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये वेज भी ऊपर जा रहा है। हमने इसमें एक ऑब्जर्वर बना दिया, जो ऑब्जर्वर कैसा होगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो इस पर एक सूडो फोर्स क्या लग जाएगा? डाउनवर्ड, दैट इज एम ए, ठीक है। ये होता है सूडो फोर्स। माइनस साइन किसके लिए होता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, इसलिए हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इस पर एक्सेलरेशन किधर लगेगा स्टूडेंट्स? सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस पर डाउनवर्ड लगेगा। हमने डाउनवर्ड बना दिया, ठीक है। अब ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसको तो हमेशा क्या होगा, ये वाला ब्लॉक किस पे दिखेगा? उसको सूडो फोर्स हमने लगा दिया। तो देखिए अब इस पे जो सिर्फ डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स है वो क्या दिखेगा? उसको एम जी दिखेगा। जो सिंपल एक इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम बन जाता है कि इंक्लाइन प्लेन है, उस पर ब्लॉक रखा है, तो बताओ कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो सूडो फोर्स लगाने के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल जस्ट वैसा ही बन गया। फिर ठीक है, फिर हम लिफ्ट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा? एम ए तो लगी, सूडो फोर्स लगाई दिया हमने, और डाउनवर्ड क्या लगा दिया हमने? एम जी। एंगल क्या है? थीटा। तो इधर क्या था स्टूडेंट्स? ये एंगल होगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इधर हो जाएगा एम ए प्लस एम जी इंटू कॉस थीटा। उधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इधर आ जाएगा एम ए प्लस एम जी इंटू साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया इसके पास। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट्स? एल। तो एस इक्वल टू क्या लगा देंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है स्टूडेंट्स? एल। यू कितना है? रेस्ट से स्टार्ट, रेस्ट से चला था, रेस्ट से, तो यू जीरो हो गया इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स इस पर कितना लग गया स्टूडेंट्स? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एम कॉमन ले लोगे, ए प्लस जी इंटू साइन थीटा आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए प्लस जी साइन ऑफ थीटा। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर देंगे आप। ए प्लस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l डिवाइड बाय ए प्लस जी साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2l डिवाइड बाय ए प्लस जी इंटू साइन थीटा का अंडर रूट। समझ में आ गया? तो ऐसे हम इस केस में देखिए टाइम निकाल सकते हैं। तो समझ में आया? तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है। ऐसे अगर क्वेश्चन समय आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए एम जी तो इस पर डाउनवर्ड लगता ही लगता है। बस अगर ये ब्लॉक अप जा रहा है तो इस पर एक सूडो फोर्स क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे। और फिर जैसे हम ग्राउंड पे सोचते थे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो लिफ्ट वाला केस हो गया है ना, नोट कर लीजिए इसको।
कार वाला कोर्स केस हमने कर लिया था ना कि वर्टिकल से कितना एंगल इंक्लाइन हो जाएगा ना, जैसे कार कोई एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है तो वर्टिकल से कितना एंगल इंक्लाइन कर लेगी, वो हमने कल कैसे कर लिया था केस, है ना। ओके, तो स्यूडो फोर्स का ये केस हमने कर लिया था। उसके बाद देखिए स्यूडो फोर्स पर देखिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल होते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप इसके क्वेश्चंस करें और स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट्स को अप्लाई करें, ठीक है। ओके, नाउ हम इसमें देखते हैं अब एक टॉपिक जो थोड़ा अलग का है, कॉन्स्टेंट मोशन। देखिए कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड मोशन, मतलब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो अगर ये ब्लॉक चलेगा तो दूसरे ब्लॉक को ऑटोमेटिकली चलना ही पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया ये ब्लॉक, ठीक है, इससे ये एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इससे ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक क्या है, बी। समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों में से मास किसका ज़्यादा है। हम मान लेते हैं इसका मास ज़्यादा है, अगर इसका मास ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टी टाइम में ये कितना नीचे आएगा और टी टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा। हम देखना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन बना ली, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। क्यों बनाया हमने ये इसलिए बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पे बैठ के देखना चाहते हैं कि ये ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एल है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना स्टूडेंट्स, एल है। इस लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, टोटल मान लेंथ हम ऐसे मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। इस ब्लॉक का इससे डिस्टेंस कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स ए। इस ब्लॉक का इससे डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, एक्स बी, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसका होगा, एल का। इस लेंथ को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। पुली के ऊपर जो भी लेंथ होगी उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इसका आ जाएगा डी ओवर डी टी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू डी एल ओवर डी टी। देखिए एल तो बदलेगा नहीं, जितना स्ट्रिंग का लेंथ है उतना ही रहेगा, स्ट्रिंग खींच नहीं रही है। इसका मतलब डी एल बाई डी टी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम डी एक्स ए बाई डी टी और ये डिफरेंशिएशन इसके साथ भी चला जाएगा, डी एक्स बी बाई जी टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। डी एक्स बाई डी, देखिए एक्स की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है तो वो रिप्रेजेंट करेगी इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। इसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी वेलोसिटी को, प्लस ये किसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बी को, क्योंकि इसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब यही है। इक्वल टू क्या होगा, 0। तो बी ए बराबर कितना गया स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ बी बी। समझ में आ रहा है। माइनस साइन देखिए क्यों आया है, इसका मतलब अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना स्टूडेंट्स तो ये ब्लॉक किधर आएगा, नीचे आएगा। ये नीचे गया तो इसकी वैल्यू हम माइनस में पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है। एक्सेलरेशन का रिलेशन भी यहीं से आ सकता है। एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे आएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो अगेन, डिफरेंशिएट इट, तो डी बी ए बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर होंगे अभी भी, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ का मैग्नीट्यूड ए का, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह मान लीजिए ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड। इसका मतलब एक्स बी बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ एक्स ए के होगा।
ठीक है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है इसलिए माइनस साइन लगा दिया हमने, एक अपवर्ड है तो एक क्या है डाउनवर्ड है। तो ये रिलेशन होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, समझ में आ रहा है। इन सब के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन की वजह से इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी अलग, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या मानी जाएगी स्टूडेंट्स, सेम मानी जाएगी। क्लियर है, ओके। इस केस में अब एक बात नोट करने का था स्टूडेंट्स कि इसमें जो पुली थी वो रेस्ट पर है, क्या है इस वाले केस में पुली रेस्ट पर है। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्लॉक ए है, ये 1 है और ये क्या है स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी स्ट्रिंग्स है, अब हमें देखिए इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए हुआ तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ब्लॉक बी है और ये क्या है ब्लॉक ए है। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये वाला पुली फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, वही रुका रहेगा, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया हमने, रेफरेंस लाइन। अब सारे डिस्टेंसेस हम यहीं से लेंगे, देखिए कौन कौन से पॉइंट मूव कर रहे हैं उनके हमें डिस्टेंस लिखने होते हैं। देखिए एक तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं दैट इज एक्स ए। ये वाला पॉइंट भी मूव करेगा डाउनवर्ड, है ना, जैसे ये नीचे आएगा ऐसे ये मूवमेंट होगा, तो इसको हम मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स x3 और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स x4। चलो इसको x1 मान लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो देखिए x1 ये जो रस्सी जुड़ी हुई है वो इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है और x4 जो है वो हमने इस ब्लॉक का पोजीशन माना है। इसका मतलब हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए, x1 और x4 के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, या इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, या इसकी और इसकी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कितने थ्रेड हैं, इसमें 3 थ्रेड हैं, एक थ्रेड तो ये रहा, दूसरा थ्रेड ये रहा, तीसरा थ्रेड ये रहा, 3 थ्रेड है हमारे पास, ठीक है। तो एक का लेंथ मान लेते हैं L1, एक का लेंथ L2 और एक का लेंथ L3। अब इन तीनों L1, L2 और L3 को अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए अगर मैं L1 को लिखना चाहूँ तो L1 देखो कैसे लिखेंगे हम, इसी की टर्म्स में लिखना होगा, x1, x2, x3 और x4 के टर्म्स में, ठीक है। तो L1 का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए L1 का वैल्यू होगा x1, यहाँ से यहाँ तक x1 लिख दिया हमने। अब ये लेंथ चाहिए हमें, अब ये लेंथ कैसे मिलेगा, अब ये लेंथ क्या होगा, दे रखा है हमें, कितना है ये x2 है, तो कितना लिख देंगे हम प्लस x2, ये हो गया, समझ में आ रहा है, एक इक्वेशन बना दिया हमने, ठीक है। L1 इसका लेंथ है, L2 इसका लेंथ है और L3 इसका लेंथ है। इसी तरह L2 चाहिए हमें, L2 ये लेंथ चाहिए पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब इसका लेंथ मुझे चाहिए तो सबसे पहले मुझे L2 निकालना है। तो L2 के लिए देखिए ये कितना है स्टूडेंट्स x1, अगर x1 में से मैं x2 को घटा दूँ तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, x1 में से x2 को घटा दिया प्लस, अब मुझे कौन सी लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए। अगर इस लेंथ में से मैं इस लेंथ को घटा दूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, तो x3 माइनस क्या कर दूंगा मैं x2। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए जब ये हमने डिस्टेंसेस क्यों माने, देखिए ये फिक्स है, ये मूव कर रहा तो इस रेफरेंस लाइन से हमने इसका डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। फिर ये पुली मूव कर रही थी तो रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस मान लिया, ये पुली भी मूव कर रही है तो रेफरेंस लाइन से हमने इसका डिस्टेंस भी मान लिया, ये ब्लॉक मूव कर रहा तो इस रेफरेंस लाइन से हमने इसका डिस्टेंस भी मान लिया। अब इनके हमने अलग अलग नहीं माने, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है इससे फिक्स डिस्टेंस पे ही तो होंगे, x1 पे ही तो होंगे, तो हमने इसको नहीं माना। ओके, नाउ इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड इक्वेशन L3 का लिख रहे हैं।
L3 के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए, तो इस लेंथ के लिए देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट हम, अगर x1 में से मैं x3 को हटा दूंगा तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो x1 में से किसको हटा दिया मैंने, x3 को, प्लस अब मुझे ये वाला लेंथ चाहिए तो x4 में से किसको हटा दूंगा मैं, x3 को। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, ये लेंथ के रिलेशन आ गए। अब इनको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू v1 प्लस v2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू v1 माइनस v2। देखो x1 का डिफ्रेंशिएशन v1 हो जाएगा, x2 का डिफ्रेंशिएशन v2 हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 प्लस v3 माइनस v2, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है स्टूडेंट्स, क्या आएगा हमारे पास, 0 इक्वल टू v1 माइनस v3 प्लस v4 माइनस v3। इसको सिंप्लीफाई करिए तो v1 का वैल्यू माइनस v2 के बराबर आ गया। यहाँ से आया हमारे पास v1 प्लस v3 माइनस v2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आया हमारे पास v1 प्लस v4 माइनस 2v3 इक्वल टू 0। समझ में आया, ओके। तो v1 इक्वल टू माइनस क्या है v2, एक हमारे पास v1 प्लस v3 माइनस 2 v1 प्लस v3 माइनस 2v2 इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है v1 प्लस v4 माइनस 2v3 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू माइनस a2, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a1 प्लस a3 माइनस 2a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, ओके। अब देखिए a1 का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस a2 के बराबर है। हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, देखो x4 का मतलब है इसका एक्सप्रेशन कितना आएगा a4, और x1 का मतलब इसका एक्सप्रेशन कितना है स्टूडेंट्स a1। हमें a1 और a4 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हुआ। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। देखो हमें a3 को क्या करना है, a2 हमें किसको सेपरेट करना है स्टूडेंट, यहाँ से a3 हटाना है। a3 तो बीच पुली का है, मैं पुली के बीच में कंस्टेंट हो चाहिए नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 2a1 प्लस 2a3 माइनस 4a2 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें किसको जोड़ दिया हमने, थर्ड में जोड़ दिया इसको, तो a1 प्लस a4 माइनस 2a3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 3a1 प्लस a4 माइनस 4a2 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए a1 और a2 में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, a1 और a2 में रिलेशन है a1 इक्वल टू माइनस a2, तो a1 तो रहने दीजिए, a2 की जगह पे क्या कर दीजिए माइनस ऑफ a1 इक्वल टू 0। तो 3a1 प्लस a4 माइनस प्लस हो जाएगा 7a1 इक्वल टू 4a1 इक्वल टू 0। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो 7a1 प्लस a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो a1 या a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 7a1। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक 7a1 से डाउनवर्ड आएगा। तो ये कंस्ट्रेंट बना है इसके बीच में, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट इस ब्लॉक के बीच में बना है, समझ में आ रहा है, ओके। ये तो थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स मेथड था। अब देखो इसमें एक तरीका ये भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्स रेशियो में होता है टेंशन के, ठीक है। किसके होता है, इनवर्स रेशियो में। देखिए हम मान लेते हैं इस पे टेंशन कितना है T, तो देखिए स्टूडेंट्स इस पूरी स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा T, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा T। देखिए इधर T और इधर T, तो इधर कितना होगा 2T, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स 2T। इधर 2T इधर 2T कितना होगा इधर 4T, इस पूरी पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इधर 4T। तो देखिए इस ब्लॉक पे कितना स्ट्रिंग होगा 4 2 1 1 कितना हो गया 7T। एक्सेलरेशन कितना है इसका a1। इस ब्लॉक को देखिए b वाले को, इस पे टेंशन कितना है T। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब हमें इसका एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो इस पे टेंशन कितना है स्टूडेंट्स 7T, ठीक
ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, दैट इज ए इंटू टी बराबर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये भी एक तरीका होता है एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट करने का कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, यानी ए टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है, बी, ए बी। तो देखिए इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट देखिए ए इंटू कितना हो जाएगा 7t, यहाँ पे कितना हो जाएगा t इंटू ए बी, टी से t कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 7a आ गया। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा अपवर्ड तो इसका एक्सेलरेशन क्या कितना होगा 7a डाउनवर्ड। तो ये अमेरिका से ज़्यादा आसान है, ठीक है। आसान का तरीका हमें जब भी पता होता है, कदर जब भी होती है जब हम क्या करेंगे थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्टूडेंट्स, टेंशन है। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए। इसके मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा हमारे। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमने बनाया है ठीक है, ये ब्लॉक ए है स्टूडेंट्स और ये ब्लॉक क्या है बी। इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखना है। तो देखिए मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन कितने से आ रहा है, ए से आ रहा है। तो देखिए इस पर अपवर्ड कितना लग गया स्टूडेंट, टेंशन। तो देखिए पूरे पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी इस पर भी टेंशन एक टी क्या लग जाएगा अपवर्ड, इधर टेंशन इधर टेंशन, इधर टी टी तो ऊपर कितना लग जाएगा स्टूडेंट 2t, इधर 2t है तो सब जगह के पे क्या होगा, इधर 2t होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इनटू टेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। तो देखिए ए वाले ब्लॉक पे 2t और एक t कितना हो जाएगा 3t, इसका एक्सेलरेशन मारते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी वाले ब्लॉक को देखिए t लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन ए कितना है डाउनवर्ड। तो देखिए क्या होगा 3t इंटू ए बराबर t इंटू ए, टी से t कट जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन अब ब्लॉक ए कितना हो जाएगा a/3। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर ए से डाउनवर्ड आ रहा था तो ये वाला ब्लॉक कितने से ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, a/3 से ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए उसके बाद एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे आसान है। इससे मान लीजिए ये पुली है, इससे ब्लॉक इधर है ए, इधर एक ब्लॉक क्या है बी। ये क्या है पुली है और पुली भी मूव कर रहा है स्टूडेंट्स अपवर्ड। तो इसको मान लेते हैं एक्स ऑफ पुली। क्या मान लेते हैं, एक्स ऑफ पुली। यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स ऑफ ए और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा एक्स ऑफ बी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये एक्स ऑफ पुली है, ठीक है। पुली इसमें क्या है, पुली इज मूवेबल। पुली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अगर पुली मूवेबल है तो एक्सपी क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली। एक्स ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, और एक्स बी क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक
बी। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए है, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी है और एक्स पे क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली है। तो देखिए रिलेशनशिप हमें देखना है इसमें कि क्या इनके एक्सीलरेशन में रिलेशनशिप्स होंगे। अगर पुली का एक्सीलरेशन होगा तो ब्लॉक के एक्सीलरेशन क्या क्या होंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इस ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दिया, एक ऑब्जर्वर को, तो होगा क्या इसमें, तो मैं लिख रहा हूँ अब ऑब्जर्वर को अगर मैंने यहाँ बिठा दिया तो बेशक से पुली मूव कर रही हो, अगर पुली मूव भी कर रही होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि जब ऑब्जर्वर को हमने यहीं बिठा दिया तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे आ गया, क्योंकि जितना एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का होगा उतना एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस पुली का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ब्लॉक मान लीजिए नीचे जा रहा है या ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक क्या रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट देखिए ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है तो ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बेशक से नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा हो। ठीक है, एक्स से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है और ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। बट ग्राउंड वाले को क्या लग रहा होगा कि नीचे ऊपर आ रहे हैं, बट ये साथ में क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। बट जैसे ही हमने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दिया तो ये ब्लॉक उसको क्या दिख रहा है, एक्स ए वाला नीचे आता हुआ और ये ब्लॉक उसको क्या दिख रहा है, ऊपर आता हुआ। तो हम लिख लेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। समझ में आ रहा है, मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मतलब क्या हो गया, पुली, ये पुली है हमारी, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। इसका मतलब ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा तो ये ब्लॉक क्या जा रहा है, ऊपर, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ पी लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ पी। कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ पी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ पी। ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xp हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो xp बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइड बाय 2। तो ये तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। वेक्टर लिया है हमने, इसमें वेक्टर लिया, इसके बाद सारी वैल्यू किसके साथ पुट की जाएंगे, साइन के साथ। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो जाएगा, डी एक्स पी बाय डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइड बाय 2। तो डी एक्स पी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 1/2 बाहर आ गया, डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाई डी टी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू हाफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। इसी तरह फिर से इसको, यानी वेलोसिटी का रिलेशन आ गया हमारे पास, वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट। तो क्या आ जाएगा, डी पी वी बाई डी टी इक्वल टू डी वी ए बाय डी टी प्लस डी बी बी बाय डी टी होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, अगर ब्लॉक मूव कर रहे होंगे और पुली भी मूव कर रही होगी तो उस केस में ये रिलेशंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, मैं आपको इसका एग्जांपल देख के बताता हूँ आपको, तो आप समझ पाएंगे इसको इजीली। देखिए मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पुली है ऐसे है और इस पे ब्लॉक जुड़ा हुआ है। देखिए ये पुली फिक्स है बट ये पुली क्या है, मूवेबल है। अब देखिए मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ये क्या है, डाउनवर्ड, A1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, A2। अब देखिए अब यहाँ से मुझे A1 और A2 में रिलेशन देखना है। अब देखिए ये रस्सी यहाँ से बंधी हुई है और इसका एक्सेलरेशन कितना माना, A2, मतलब इसका हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, A2, क्योंकि थ्रेड भी इसी ब्लॉक से जुड़ा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स,
A2। समझ में आ रहा है? इस वक्त अगर ये ब्लॉक क्या हो रहा है, A1 से नीचे आया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A2। अब इससे ब्लॉक के दूसरे एंड पे देखिए कौन जुड़ा हुआ है, ये थ्रेड जुड़ा हुआ है, बट ये थ्रेड तो क्या है, फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पुली देखिए, ये पुली कितने, अगर ये ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये पुली भी A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी। इधर एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, A2, इधर एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो A1 इक्वल टू क्या था, A2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना है हमारे पास, A1 है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A यानी इस साइड का एक्सेलरेशन और इस साइड का एक्सेलरेशन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना होता है, यानी एक्सेलरेशन है A1 बराबर कितना आ गया, A2 बाय 2 आ गया। समझ में आ गया? तो पिछले कंस्टेंट में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर मान लो इस ब्लॉक पुली का एक्सेलरेशन AP होगा और इधर के एक्सेलरेशन AA होगा और इधर का एक्सेलरेशन AB होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B डिवाइड बाय 2 होगा। समझा? तो यही कंसेप्ट हमने इसमें यहाँ लगाया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। और इसको दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते थे। दूसरा तरीका इसका ये था कि मान लीजिए, देखिए इधर टेंशन हम मान लेते कितना T, तो इधर भी कितना होता है T। ये टेंशन और ये टेंशन दोनों में डिवाइड होता आधा आधा है ना, तो कितना हो जाता है इधर T/2, इधर कितना होता है T/2, और ये हर जगह टेंशन क्या आता है, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है ये वाला T/2। तो देखिए A2 इंटू क्या होता है T/2, क्योंकि क्या होता है A इंटू T कांस्टेंट होता है, तो A2 इंटू T/2 इक्वल टू क्या होता, कितना है टेंशन T इंटू कितना है A1, T से T कट जाता तो A1 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, A2/2। इससे बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? तो नोट कर लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।